हाय एवरीवन, दिस इज कमलेश चौहान। आज हम लोग फिर से पीवाईक्यूज और उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले आईपीएमटी हुआ करता था, जो नीट है मेडिकल का एग्ज़ाम, वो 1989 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेजेज अ sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको इस स्ट्रक्चर में देखकर बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि sp कार्बन परचेज करता है, मतलब रखा हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ जान लेते हैं, उसके बाद खोजते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में कितने होते हैं? 3। एक sp, sp2 और sp3। ठीक है, अगर कार्बन 2 पाई बॉन्ड रखा है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड, सिग्मा नहीं या टोटल बॉन्ड नहीं करे, 2 पाई बॉन्ड, तो sp कार्बन जो कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर उसके पास उस पर्टिकुलर कार्बन के पास अगर एक पाई बॉन्ड है, सिंगल पाई बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। अगर उस कार्बन के पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ओनली सिग्मा बॉन्ड रखा हुआ है, या कह सकते हैं 0 पाई बॉन्ड, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। जैसे इसका वाला एग्जांपल दिखा देते हैं। इस टाइप का हो सकता है ये कार्बन, ठीक है, और इस सॉरी ये 1 2 3, तो इस तरीके से कर देते हैं। इस टाइप का हो सकता है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, या हो सकता है इस टाइप का। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या है? ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे? 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई। देखिए 2 पाई हुआ कि नहीं हुआ? 2 पाई चाहिए था, 2 पाई है। ठीक है, तो ये क्या होगा? sp हो गया। इस वाले में ट्रिपल बॉन्ड वाले में देखिए, हम लोग जानते हैं केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा 1 पाई एंड सेकेंड पाई, 2 पाई इसमें भी है, तो ये भी क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। इसमें दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस वाले में अगर इसकी बात करें तो sp2 है, लेकिन इसके पास 2 पाई बॉन्ड है इस कार्बन के पास आगे पीछे, इस वजह से ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp2 वाले में इस टाइप का, ठीक है, ये क्या है? दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 वाले में इस टाइप का, सारे कार्बन जो वैलेंसी होगी कार्बन की वो क्या होगी? सिंगल बॉन्डेड सेटिस्फाइड होगी। ये क्या कहलाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 2, हाइड्रोजन का हो गया 3, और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1, यानी कि 1 पाई है sp2। इसके पास देखा जाए तो एक ही पाई दिख रहा है और कहीं अगल बगल नहीं दिख रहा है, तो sp2। इस वाले के पास देखा जाए तो एक पाई बॉन्ड है, इधर तो सिग्मा है, तो sp2। इस वाले के पास देखा जाए तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो sp2। मतलब हमको sp चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से रॉन्ग होगा। ठीक है, इस वाले के पास देखते हैं तो इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है, तो sp2। इसके पास भी वही कंडीशन है, तो sp2, ये भी नहीं होगा। इस वाले के पास देखते हैं तो इसके पास एक पाई बॉन्ड है, यानी कि sp2। इस वाले के पास देखते हैं तो इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, एक सिग्मा एक पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 2 पाई हो गया, यानी कि sp। ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस वाले के पास देखते हैं तो दो कार्बन सॉरी दो बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा एक पाई, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस वाले के पास देखते हैं तो एक पाई, यानी कि sp2। इस वाले के पास देखते हैं तो 1 पाई बॉन्ड, यानी sp2। इस वाले के पास देखते हैं तो 1 पाई बॉन्ड, यानी sp2। इस वाले के पास देखते हैं यानी sp2। तो ये भी रॉन्ग होगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस वाले में क्या है कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बताना है, आईपीएससी नेमिंग करना है। ठीक है, तो नंबरिंग करना स्टार्ट, पहले लॉन्ग चेन देखते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं किधर से ज़्यादा मिलता है, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर नंबरिंग हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2, 2 नंबर पे क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो यही कार्बन है,
ये कार्बन है हमारा, ठीक है। जहाँ जहाँ कॉर्नर आपको मिलेगा वो सब कार्बन मिलेंगे, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब कार्बन है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, नंबरिंग अगर इधर से स्टार्ट करते 1 नंबर पे, पहले इधर से लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, लॉन्गेस्ट पिन चैन खोजेंगे। 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो 5, इधर जाएंगे तो 5, इधर जाएंगे तो 6, लॉन्गेस्ट चेन ये मिला, ठीक है। इधर सब्स्टिट्यूट मिल गया। 1 पे क्या है, ब्रोमो है, Br को ब्रोमो बोलते हैं। इसको ये है यानी कि ये CH3 है, तो मिथाइल हो गया। 1 पे ब्रोमो है, 4 पे ये मिथाइल है और 5 पे क्लोरो है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर उसके बाद M आएगा, यानी कि ब्रोमो का नंबर पहले ब्रोमो लिखेंगे, फिर क्लोरो, फिर मिथाइल। देखते हैं किस ऑप्शन में ब्रोमो है। ये कह रहा है 6 ब्रोमो, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो गया, ये तो पहले ही गलत है। 1 ब्रोमो कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो पहला और थर्ड वाला रॉन्ग है, ठीक है। इस वाले में बात करते हैं तो 1 ब्रोमो है, 5 क्लोरो है, 4 मिथाइल है। उसके बाद हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन को हेक्स बोलते, तो 1 2 3 4 5 6, सही है। तो सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, ठीक है। ऑल किस नंबर पे, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस नंबर पे लगा, अल्कोहलिक ग्रुप 3rd नंबर पे, तो 3 ऑल, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, यानी कि ये गलत हो गया। इस वाले में देख लेते क्या गलत थे। 1 ब्रोमो 4 मिथाइल, देखो B के बाद C आना चाहिए, M कर दिया, इसलिए ये गलत है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं इस वाले में। ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये वाला देखिए 2022 में आया था, ये 22 में ये भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं, एरोमेटिक देखना है। अरे सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक, नॉट लिखा है मतलब एरोमेटिक नहीं है। देखिए एक रूल बताते हैं, याद रखिएगा, मतलब सिंपल सा है, हकल्स रूल सभी लोग जानते हैं। एक ट्रिक बताते हैं। एरोमेटिक के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एरोमेटिक अगर देखना है तो देखेंगे कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड होना चाहिए, उसके बाद साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन न देख करके हम लोग क्या देखेंगे, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक में क्या देखते हैं, एंटी में इवन नंबर ऑफ, सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, बस क्या होगा ऑड के जगह पे इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। ये देख लेंगे। इस वाले में आइए बात करते हैं, पीछे से आते हैं। 1 2 3 कार्बन पे है। अब देखिए कंजुगेशन देखना है तो डबल, फिर उसके बाद ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कंजुगेशन है, ठीक है। क्या साइक्लिक है, हाँ साइकिल है, दिख रहा है 3 कार्बन का साइकिल है। कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, ऑड है, यानी कि ये क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है, ये एरोमेटिक है। इस वाले में देखते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पाई, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कंजुगेशन में ये भी है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है। पाई बॉन्ड देखते हैं 1 2 3 ऑड है, ये भी एरोमेटिक होगा। इस वाले की बात करते हैं तो ये डबल सिंगल निगेटिव चार्ज, ये भी कंजुगेशन में, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी कंजुगेशन में है। पाई बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो ये वाला भी इसमें जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि एज अ पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, तो 1 पाई बॉन्ड इसको गिनेंगे। 1 2 3 ऑड है, यानी ये भी एरोमेटिक है। इस वाले में देखते हैं 1 2 3 है, साइक्लिक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर सिंगल आ जा रहा है, इसलिए क्या है, कंजुगेटेड नहीं है, ठीक है। ये नॉन प्लेनर होगा, कंजुगेटेड नहीं है, इसलिए क्या होगा, नॉट एरोमेटिक, नॉट एन एरोमेटिक। इवन नहीं है, इवन होता तो हम देखते हैं, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाने की वजह से ये प्लेन में नहीं है, इसलिए क्या है, साइक्लिक नहीं, साइक्लिक तो है लेकिन कंजुगेटेड नहीं है, इसलिए नॉट एरोमेटिक, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलिए आइए दूसरे तरफ बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे। चलिए ये देखिए फिजिकल का क्वेश्चन है, देखिए फिजिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 में, यानी कि कोविड में आया हुआ है, ये भी। चलिए देखिए एक ही चैप्टर, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने तो केवल ये थोड़ा 2 ठो केवल पिक आउट किया है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई इस वाले चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है। ये पूछा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग टेम्परेचर, वेपर प्रेशर। पहले कुछ इन सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं,
ठीक है। फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी कि वेपर प्रेशर सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दोनों का होगा बराबर हो जाएगा। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलेंगे। अब बात आती है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, यहाँ भी दिया हुआ, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर समझ में आए। अब वेपर प्रेशर की बात करते हैं। देखिए, मान लेते हैं, समझिएगा एकदम ध्यान से, मान लेते हैं कि ये कोई बीकर है, इसमें हमने वाटर रखा हुआ है। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हीट करने लगे। ठीक है, हीट करने लगे, कोई भी लिक्विड रखते हैं जिसका वेपर बनता हो तो उसको रख सकते हैं। हीट करने लगे तो हम लोग कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स मतलब स्टीम बन जाएगा। स्टीम बनने के बाद ये क्या करेगा, अगर जैसे कुकर होता है तो उसमें वेपर बनता है तो क्या होता है, सीटी देता है। उसी तरीके से अगर इसको क्लोज किए हैं तो ये क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इधर प्रेशर लगाएगा, इधर लगाएगा, अपने अराउंड मतलब चारों तरफ क्या होगा, प्रेशर लगाएगा। इधर ऐसे 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 लगाएगा। तो यहाँ पे इसको जूम करके देखते हैं, अंदर से बाहर ले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, और प्रेशर इधर भी लग रहा होगा। यहाँ से लिक्विड स्टार्ट है और यहीं से प्रेशर जो है कि वेपर बन रहा है। और वेपर ऑलराउंड मतलब ऑलराउंडर क्या कर रहा है, लग रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। वेपर ही प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो जिस लिक्विड से ये प्रेशर क्या बोलते हैं, निकला हुआ है, ठीक है ना, उत्पन्न हुआ है कह सकते हैं। ठीक है, जिससे ये बना हुआ है प्रेशर, उसी लिक्विड के सरफेस पे लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा। मतलब वेपर के द्वारा जहाँ से वह बना है, ठीक है, वह वेपर जहाँ से जिस लिक्विड से बना है उसके सरफेस पे जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जितना प्रेशर वो लगाएगा, वही उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा। उस पर्टिकुलर लिक्विड का क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। इसी लिक्विड से बना और इसी के सरफेस पे क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। वेपर क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। बात समझ में आया। चलिए, वेपर प्रेशर ये हो गया। अब बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन बता रहे हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक जो बाहर के प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलेंगे। वेपर लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर जो होता है, ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर बॉइलिंग टेम्परेचर बोलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हम लोग जानते हैं डिफ्यूज़न। पहले डिफ्यूज़न समझ लेते हैं, उसके बाद क्या समझेंगे, ऑस्मोसिस समझेंगे, उसके बाद ऑस्मोटिक समझेंगे। डिफ्यूज़न क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट क्या करता है, मूव करता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ है हायर कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग क्या परफ्यूम लेते हैं, उसमें हायर कंसंट्रेशन है, उसको जैसे ही पुश करते हैं तो वो क्या हो जाए, बाहर इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, तुरंत निकल जाता है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर को ही खोलते हैं तो उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, जैसे ही खोले बाहर इन्वायरमेंट में चला आया, तो वो हायर प्रेशर रीजन से कहाँ जाता है, लोअर प्रेशर रीजन में। ठीक है, हायर प्रेशर रीजन से कहाँ जाता है, लोअर प्रेशर रीजन में। या उसी तरीके से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। कुछ भी चीज़, आयन से एनर्जी है, कुछ भी हो, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का जस्ट उल्टा क्या होता है, ऑस्मोसिस। मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन रीजन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू हायर कंसंट्रेशन रीजन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, उसके तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ, लेकिन कंडीशन क्या है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, वो पास करते हैं। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी होता है, जैसे हम लोग किशमिश में जानते हैं। ठीक है,
रात में डालते हैं, उसके बाद सुबह फूल जाता है, उसमें भी ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, हायर लोअर, अब उसमें क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। उस फोर्स को या प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा प्रेशर, ऐसा फोर्स, इन एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर या फोर्स क्या कर दे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर दे। ठीक है, मिनिमम मतलब उसको स्टॉप करने के बराबर, तो उसको स्टॉप कर दे, तो ऐसे प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2, अगर दोनों π1 इक्वल टू π2 हो जाता है तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो इसका आंसर मिल गया आपको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखेंगे। ठीक है, हो सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सेम रहेगा, हो सकता है छूट गया हमको लिखने में, तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि आइसोटोनिक ऑस्मोटिक से ही रिलेटेड है। इतनी बात ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन, मतलब नॉर्मल ऑक्टेन, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, द मोलर मास इन ग्राम पर मोल ऑफ द सॉल्यूट इज, मतलब आपको क्या करना है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। ठीक है, आइए बात करते हैं और इसको लगाने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है 8 ग्राम, यानी कि वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट को बी से दिखाते हैं और सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 8 ग्राम, ये दिया हुआ है, क्लियर है। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर न बनता हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या, ऐसे सॉल्ट को क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, जैसे NaCl क्या इलेक्ट्रोलाइट है, हम नॉन वोलेटाइल समझ लिए थे। NaCl क्या इलेक्ट्रोलाइट है, जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो अपने आयंस ब्रेक नहीं होता उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये सॉल्यूट है 8 ग्राम, डिजॉल्व इन 11 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किस में डिजॉल्व किया गया है, WA इज इक्वल टू 114 ग्राम ऑक्टेन में क्या किया गया है, डिजॉल्व कर दिया गया है। जैसे ही उसमें डिजॉल्व करते हैं, जो वेपर प्रेशर रहा होगा एन ऑक्टेन का, उससे रिड्यूस हो जाता है कितना, 80%। 80% क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। बात समझ में आई। मान लेते हैं कि PA नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट कितना है, 100% है, 100 है। अब ये क्या हो रहा है, PA यानी कि वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, दे रहा है 80 हो जा रहा है। ठीक है, 100 से 80 घटा के नहीं, 80% रिड्यूस कर दिए। तो ये कह रहा है कि इस दौरान जो है कि इसका जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, इसका मोलर मास कितना हो लगा, यानी कि MB की वैल्यू पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये पूछ रहा है। ठीक है, और गिवन है मोलर मास ऑफ एन ऑक्टेन, मतलब सॉल्वेंट का MA दिया हुआ है आपको कितना, 114 ग्राम पर मोल।
ठीक है, ग्राम पर मोल। चलिए ये मानकर चलते हैं कि देखिए इतने में 114 ग्राम में 8 ग्राम डिज़ोल्व किया गया, यानी कि इसका ये क्या है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इतना हम लोग मान कर चलते हैं। ठीक है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और डेल्टा पी ए के क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए अपान में पी ए नॉट। ठीक है, आइए और देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो यानी कि एन बी के लिए डब्ल्यू बी डिवाइडेड वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, डब्ल्यू बी इंटू ये ऊपर चला जाएगा एम ए अपॉन में क्या हो जाएगा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल कर आया कि पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। वैल्यू पुट करते हैं, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 8 ग्राम इंटू एम ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 114 डिवाइडेड बाई, और एम बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, पूछ रहा है, एम बी की वैल्यू पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, और क्या है डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 114। ठीक है, 114 से 114 कैंसिल हो गया। ये इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 100, और सॉल्व करते हैं 20 डिवाइडेड बाई 100 है इज इक्वल टू 8 अपान एम बी। इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एम बी इज इक्वल टू 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 20 पचे 100, 5 बटे 40, ठीक है, 8 5 जा 40, 40 ग्राम पर मोल आ गया आंसर, 40 ग्राम पर मोल। आंसर कौन है, डी। ठीक है, इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन देख लिए PYQs। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड थैंक यू।